हेलो फ्रेंड्स। लास्ट के जो दो प्रीवियस लेक्चर्स है उनमें हमने कुछ चीज़ें समझी थी। सबसे पहले हमने समझा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हमने फाई से रिप्रेजेंट किया था। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से पास हो रही है तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल कर आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर हैविंग डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर, जिसे अगर हम सिंप्लीफाई करें और आगे जाके तो ये होता है ई ए कॉस ऑफ थीटा, जिसमें ए इज एरिया, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कॉस थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी एलिमेंटल एरिया से पास होने वाले फ्लक्स की, तो एलिमेंटल एरिया से पास होने वाले फ्लक्स को हम लिख लेते थे डी फाई, और डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इंटू एलिमेंटल एरिया डी एस। डी एस को हमने एलिमेंटल एरिया कहा था, मल्टीप्लाइड बाय अगेन कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एलिमेंटल एरिया का वेक्टर। अगर हमें एलिमेंटल फ्लक्स या फिर कह लीजिए जो स्मॉल फ्लक्स है जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है उससे टोटल फ्लक्स की ओर जाना था, तो हमने क्या कर लिया था, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लिया था। सो व्हेन आई इंटीग्रेट डी फाई दैट इज एलिमेंटल फ्लक्स, आई गेट इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। और ये जो इंटीग्रेशन है ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन भी ऐसे इसको लिखा जाता है। क्लोज लूप क्यों? क्योंकि हमारा जो एरिया है वो एक क्लोज्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। उसके बाद में हमने समझा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इन लास्ट लेक्चर। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल में, मैं इसको लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने समझा था कि कोई दो चार्ज जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट उनका जो नेचर है वो अपोजिट है। फॉर एग्जांपल ये है माइनस क्यू चार्ज और उतने ही सेम मैग्नीट्यूड का एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में अगर कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है जिसे हमने टॉइस ऑफ एल से रिप्रेजेंट किया था, तो इस पर्टिकुलर सेटअप को ही हमने कहा था ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दे आर प्लेस्ड टुगेदर विथ सम फाइनाइट डिस्टेंस इन बिटवीन, दैट सेटअप वाज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डायपोल मोमेंट का, और ये डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ बताता है। या फिर कह लीजिए कि पर्टिकुलर किसी भी स्पेस में जहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है वहाँ से अगर किसी पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग होगी ये डिपेंड करता था हमारे इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे। सो डायपोल अगर स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। अच्छा, इस डायपोल को जो इस डायपोल का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसे बताते हैं हम, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ को हम टॉइस ऑफ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ डायपोल को देखा था, जिसमें हमने क्या किए थे, दो पॉइंट्स कंसिडर किए थे। पहला पॉइंट अगर मान लीजिए अलोंग द डायपोल एक्सिस है, इस तरीके से अलोंग द डायपोल एक्सिस है, और उस पी पॉइंट को मैं ये जो इक्वेटोरियल लाइन होता है यहाँ से आर डिस्टेंस पर अगर कंसिडर करता हूँ, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पी पॉइंट है वो अलोंग द डायपोल एक्सिस है। तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी गिवन पॉइंट पी, उसका जो फॉर्मूला निकल कर आया था 2 टाइम्स ऑफ के इंटू पी। व्हाट इज पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए, एक्सियल लाइन के अलोंग कोई अगर पॉइंट है तो वहां पर डायपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगी। अगर इसी पॉइंट को, ये जो मेरा पॉइंट है जहां पर मैंने डायपोल एक्सिस पर लिया है, इसे डायपोल एक्सिस पर ना लेते हुए अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन अगर मैं ले रहा होता, तब हमें कितनी मिली थी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ हमें वो मिली थी ओनली के पी डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। और यहाँ इन दो पर्टिकुलर इक्वेशन से हम एक और रिलेशन बना सकते थे कि एक्सियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फॉर द डायपोल इज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी इसकी काफ़ी हेल्प होती है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम गॉस लॉ को समझने वाले हैं, जो स्पेसिफिकली डील करता है इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक
फ्लक्स। ठीक है, देख लेते हैं। अब अगर गॉस लॉ की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्टेटमेंट को समझना कि गॉस लॉ कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो गॉस लॉ कहता है द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझते हैं क्या कहना है। मान लीजिए मेरे पास एक कोई ऐसा क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पर मैं एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए मान के चलिए ऐसा एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर मैंने चार्ज रखा है क्यू। अब क्यू चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड गोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और यही चार्ज अगर निगेटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम रेडियली इनवर्ट ड्रॉ करते हैं। खैर जो भी बात हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसे ही मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पर गॉस लॉ कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो टोटल फ्लक्स होता है फॉर पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज enclosed by that closed surface डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर ये पूरा का पूरा चार्ज का सेटअप मैंने फ्री स्पेस में रखा है, वैक्यूम में रखा है, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस अपॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। दिस रिलेशन इटसेल्फ इज अ गॉस का लॉ है हमारे लिए। तो हम क्यू को क्या कहेंगे? एनक्लोज्ड चार्ज। इट इज एनक्लोज्ड चार्ज। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, फाई क्या था हमारा? फ्लक्स। फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड सरफेस। तो अगर ये आउटवर्ड गोइंग पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तो फ्लक्स हम क्या कहेंगे? फ्लक्स इज गिवन बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर कोई चार्ज किसी मीडियम के अंदर रखा हो, तो अगर ऐसा हुआ कि कोई चार्ज अगर मीडियम के अंदर रखा है, तब ये गॉस लॉ का फॉर्मूला हो जाता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ दैट गिवन मीडियम। अब चाहे आप इसको एप्सिलॉन रखिए, या चाहो तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करेंगे, जो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा जहां पर हमने चार्ज को रखा है। ठीक है, तो ये आपका जो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका क्या है? बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद में एक और चीज याद रखना, हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसे हम लिख सकते हैं क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और दूसरा गॉस लॉ से हमें पता चला है कि जो टोटल फ्लक्स होता है इट इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। डी एस इज द एलिमेंटल एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से सरफेस ड्रॉ कर लूँ और इसके अंदर का क्यू चार्ज है, तो एलिमेंटल एरिया अगर ये मेरा डी एस है, जिसका एरिया वेक्टर होगा वेक्टर डी एस, तो यहाँ से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी कुछ इस तरीके से निकलेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पैरेलल टू डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डी एस के बीच का जो भी एंगल होगा वो होगा थीटा। डी एस इज योर एलिमेंटल एरिया, क्यू इज योर चार्ज, एंड फॉर दैट मैटर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द complete closed surface can be obtained by using this particular relation, which says q upon epsilon naught or phi is equal to closed loop integration of electric field intensity multiplied by area vector and cos of theta between them। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर हमें गॉस लॉ को प्रूव करना है तो प्रूव भी इसको इजीली कर सकते हैं। प्रूव करना है मतलब फाई जो है, फाई का रिलेशन हमें लेकर आना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी ला सकते हैं। और इसके आगे गॉस लॉ से जुड़े एक दो छोटी छोटी चीजें हैं उसे भी समझेंगे, और फिर हम कुछ सीईटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो देख लेते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात याद आ गई मुझे, जब भी हम गॉस लॉ के बारे में बात करते हैं तो क्लोज सरफेस की बात आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने सरफेस ड्रॉ किया है ना किसी चार्ज के अलोंग, तो ये एक क्लोज सरफेस है। और गॉसियन जो सरफेस होते हैं ये इमेजिनरी सरफेस होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान के चलिए एक पर्टिकुलर ये चार्ज है, क्यू चार्ज है,
और क्यू चार्ज के कारण कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये मुझे पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इसके लिए एक सरफेस इमेजिन करता हूँ जिसे मैं कहता हूँ गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस जो होते हैं वो सिमेट्रिकल टाइप ऑफ सरफेस होते हैं, जो इमेजिनरी सरफेस है। इन इमेजिनरी सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं। अगर कोई चार्ज मेरा पॉइंट चार्ज है तो मैं स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ करता हूँ, कोई अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करता हूँ। तो चाहे स्पेरिकल सरफेस हो चाहे सिलेंड्रिकल सरफेस हो, ये इमेजिनरी सरफेस होते हैं। और इन सरफेस से, ये क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स पास होता है उस फ्लक्स को ही हम कहते हैं टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस कौन है, ये मेरा स्फीयर गॉसियन सरफेस है। कभी कभी अगर मान लीजिए जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने एक क्यूब को गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, तो ये जो क्यूब है उससे पास होने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा बिकॉज ऑफ सम चार्ज, दैट विल ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस फॉर्मूला। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दो ही गॉसियन सरफेस लेते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वन इज स्पेरिकल एंड अनदर इज सिलेंड्रिकल। फिर से मैं कह दूं, चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेरिकल सरफेस होता है गॉसियन सरफेस, और अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसिडर करते हैं। इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। चलो अब हम गॉस का जो लॉ है ना उसके प्रूफ को देखते हैं। मैं यहां पर आगे लिख रहा हूं, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। अब गॉस लॉ प्रूव करना है मतलब क्या करना है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स फाई होगा वो इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ टोटल एनक्लोज चार्ज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ बड़ा सिंपल है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। मान के चलिए मेरे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट चार्ज और उसका मैग्नीट्यूड है क्यू। अब ये जो पॉइंट चार्ज है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं मान के चलता हूँ कि एक स्पीयर के अंदर रखा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर रखा है, और ये जो स्फीयर की रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर। कितनी रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस है। अच्छा, स्मॉल आर रेडियस का ये जो पॉइंट है, ये सरफेस वाला पॉइंट, अगर इस पॉइंट को मैं पी कहता हूं और अगर आपसे पूछूं कि पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पढ़ा है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू होता है के मल्टीप्लाइड बाय दैट चार्ज डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। जिस भी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करने वाला हूँ, ठीक है, ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम ये जो स्फीयर है ना, ये पर्टिकुलर जहाँ पर जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया है सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर चार्ज, इस स्फीयर को मैं मान लेता हूँ ये मेरा गॉसियन स्फीयर है। क्या है, गॉसियन स्फीयर, क्योंकि ये एक क्लोज सरफेस है। कोई भी आप स्पीयर लेते हो, बॉल मान लीजिए, तो बॉल का जो पूरा सरफेस होता है वो स्पेरिकल सरफेस है। इस स्पेरिकल सरफेस को ही फिलहाल मैं क्या मान रहा हूँ, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस मान रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा स्पीयर हो गया गॉसियन स्पीयर। इसी को मैं क्या लिखूंगा फिर, गॉसियन स्पीयर, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसी गॉसियन स्पीयर पर मैं एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर कर रहा हूँ ds। कहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, p पॉइंट पर। तो p पॉइंट पर मेरा एलिमेंटल एरिया है ds, जिसका एरिया वेक्टर होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हो गया एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरी चीज, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी ड्रॉ करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही होती है, रेडियली आउटवर्ड आ रही होती है। तो यहाँ से ds एलिमेंट से पास होकर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड आ रही होगी। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री, ठीक है। इतना चीज हमें पता होनी चाहिए। चलिए, प्रूव करने से पहले ये बेसिक चीजें हमने समझ ली। अब हम डायरेक्टली प्रूव करते हैं गॉस के लॉ को। तो बेसिक अगर थ्योरी लिखना है तो क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड in a free space. Let a sphere of radius r is having charge
Q एट द सेंटर। ठीक है, ये स्पीयर, ये जो हमारा स्पीयर है उसके सेंटर पे मैंने क्या इमेजिन कर लिया, हमारा चार्ज Q, एंड एज द स्पीयर एट द sphere is a closed surface, is a closed surface, we are considering this sphere as a Gaussian sphere. So this is also called as Gaussian sphere. अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंटल एरिया ds कंसिडर कर लेते हैं. सो लेट ds बी द एलिमेंटल एरिया विथ एरिया वेक्टर ds, विथ एरिया वेक्टर ds. सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड किया है उसको, सिचुएटेड एट पॉइंट P along the surface of sphere as shown in figure. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब हम कह सकते हैं कि we know that small flux passing through the elemental area is given by d phi, which is equal to E ds cos of थीटा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा. एंड टोटल फ्लक्स अगर हमें पूरे एरिया से फाइंड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका क्लोज लूप इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. सो क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा. अब जानते हैं हम लोग डी फाई का इंटीग्रेशन होगा फाई, दैट इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, एंड दिस वुड बी इक्वल टू, हम ई को बाहर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा हमारे पास, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. और हम जानते हैं थीटा कितना था, यहाँ देखिए थीटा बिटवीन डी एस, ये डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के बीच का थीटा है 0 डिग्री, तो उसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. चलो लिख लेते हैं. सो कॉस ऑफ 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास बचता है ई क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. अब देखो थोड़ा सा, ये जो ds है, दिस ds इज द एलिमेंटल एरिया अलोंग द क्लोज्ड सरफेस, जो आउटर सरफेस है. तो इस ds को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बन देगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑफ स्पीयर बनेगा. तो हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर. सो आफ्टर इंटीग्रेशन ds वुड बिकम 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वेयर. क्या बन गया ये, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वेयर, ये है हमारे पास 5. ठीक है, अब चलो E क्या होता है, वी नो E इज K इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वेयर. P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर. हमारे पास क्या बचता है, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वेयर. अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आर स्क्वेयर तो सिरे से ही कैंसिल हो जाएगा. उसके पहले एक काम कर लेते हैं, ये जो के क्यू है उसमें के की वैल्यू हमें पता होती है, कूलम्स कांस्टेंट क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्या बचा है बाकी, क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर. चलो फटाफट कैंसिल कर लेते हैं. सो आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया बेटा, 4 पाई भी कैंसिल हो गया. तो क्या बचा हमारे पास बचा है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो यही तो हमारा गॉस लॉ था कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इट एनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस. अगर ये कोई पर्टिकुलर मीडियम होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हमें लिखना पड़ता था एप्सिलॉन फॉर दैट मीडियम और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो चाहो तो आप इसे लिख सकते हो फॉर अ मीडियम विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लीजिए या रिलेटिव परमिटिविटी लिख लीजिए, एक ही बात है. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा दैट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के.
तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर ये जो के दिखा रहा हूँ मैं क्यू के नीचे, फिर से याद रखना, के इज इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज़ नॉट द कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, दोनों ही के और कूलम्स कांस्टेंट जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, कूलम्स कांस्टेंट दोनों ही के से बताते हैं, लेकिन जब मैं एप्सिलॉन नॉट के साथ के लिख रहा हूँ तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के है। इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड गॉसेस लॉ। ठीक है, चलो और एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट चार्ज है, गॉस का सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस होगा। अगर कोई चार्ज जो है वो किसी लीनियर डायमेंशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें गॉस का सरफेस इमेजिन करना है, तो हम कौन सा सरफेस इमेजिन करेंगे? सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन करेंगे। चाहे स्फीयर हो चाहे सिलेंडर हो, ये कैसे सरफेसेस होते हैं? सिमेट्रिकल सरफेस होते हैं। और गॉस के जो सरफेसेस है वो इमेजिनरी सरफेसेस है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ सीईटी में आपके काम आएगी। ठीक है, चलो अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कई सारे चार्ज है। ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, ये तीसरा चार्ज है Q3, ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। अब अगर ऐसे केस है तो इन सभी चार्ज के कारण, ये जो सारे चार्जेस दिख रहे हैं ना, इनके कारण क्लोज सरफेस से कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये अगर मुझे बताना है तो कैसे बताऊंगा मैं? सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू चार्ज 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस चार्ज 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस चार्ज 3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इस तरीके से चलता रहेगा फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखो तो ये जो फाई होगा, दैट इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस closed surface would be equal to or can also be written as 1 upon epsilon naught, which can be taken as constant या फिर common. What we will be writing is Q1 plus Q2 plus Q3 and so on up to Qn कह लीजिए, है ना, up to Qn। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी नेट चार्ज होगा इस क्लोज सरफेस के अंदर, वो नेट चार्ज, दैट इज नेट चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अगर नेट चार्ज को मैं कैपिटल Q यहाँ पर लिख रहा हूँ, सो कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस कैन ऑल्सो बी द एक्सप्रेशन फॉर गॉसेस लॉ। अब देखिए कोई चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, मान लीजिए Q1 पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है, Q3 पॉजिटिव है, ऐसे कोई भी चार्जेस हो सकते हैं। तो अगर चार्ज निगेटिव है तो आपको Q1 में से Q2 माइनस करना पड़ेगा, Q3 पॉजिटिव है तो प्लस करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है, अगर सभी चार्ज पॉजिटिव है तो सभी चार्ज क्या हो जाएंगे? क्यूमुलेटिवली ऐड हो जाएंगे एंड दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर गॉसेस लॉ। अब हम क्या करेंगे? अब आगे ना कुछ न्यूमेरिकल्स है, एक तो सॉल्व न्यूमेरिकल है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, उसे सॉल्व करते हैं, और फिर मैं टिपिकली जो सीईटी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग गॉस लॉ, उनकी बात करता हूँ। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं गॉस लॉ पर सीईटी में, देख लेते हैं एक एक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? सॉल्व एग्जाम्पल से। क्या है हमारा सॉल्व एग्जाम्पल? देखिए सॉल्व एग्जाम्पल हमें दिया है आपकी 11th क्लास का 10th नंबर का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें से ये 8वां क्वेश्चन है। अ चार्ज 5 कूलम इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक चार्ज लिख रहा हूँ, दिस चार्ज इज ऑफ 5 कूलम। कहाँ पे रखा है? उसे एक स्फीयर के सेंटर में रखा है। तो ऐसे एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ये मैंने स्फीयर ड्रॉ कर लिया है जिसके तकरीबन सेंटर पे मेरा कौन है? ये 5 कूलम वाला चार्ज है। तो माई Q इज 5 कूलम। चलो अब ये जो रेडियस है ना, किसकी रेडियस? आपका जो स्फीयर है उसकी रेडियस है R, विच इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर की रेडियस वाला स्फीयर है। आगे क्या बोला है? What is the flux passing through the sphere? स्फीयर से कितना फ्लक्स होगा? हम जानते हैं स्फीयर एक क्लोज सरफेस होता है, और क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा इसका गॉस ने रिलेशन हमें दिया है। वो गॉस कहता है फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस हिसाब से अगर मैं फ्लक्स की कैलकुलेशन करूँ तो Q है हमारे पास 5 कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है? हमने देखा है इट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, है कि नहीं? और उसका यूनिट भी हमें पता है। यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का? देखो ये होता है कूलम स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी लिख रहा हूँ,
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे लिखते सकते हैं फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। ठीक है, ये है परमिटिविटी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 इंटू, अब ये 10⁻⁻12 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻+12। सो 5 इंटू 10⁻+12 डिवाइडेड बाय 8.85। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलेगा, करके देखते हैं। इसे लिखूंगा मैं 50 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बचा है 8.85, तो मैं इसे लिख रहा हूँ 8.9। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। अब एक काम और कर सकते हैं, ऊपर मैं लिख रहा हूँ 500 और नीचे लिख रहा हूँ 89। अब ये ज़्यादा सिंपल है, तो चलो सॉल्व करते हैं। 500 उसको डिवाइड करेंगे 89 से, सो 89 9 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 90। ये हो जाएगा 89 इंटू, अगर मैं 5 करूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए 89 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45, दिस इज़ 5 4, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 4 इज़ 44, सो 445, सो 445। तो आपके पास बचा है 55। फिर यहाँ से लूँगा पॉइंट। अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 89 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 89 इंटू 6, so 9 6 are 54, 54 is 4, you get 5, 8 6 are 48, 48 plus 5 is 53, so 534, so 89 6 are 534। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें कितना बच सकता है, 16 आएगा, फिर मैं लूँगा 0, अगेन यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो 89, सो 5.61, यहाँ पर कितना आया 10⁻11, so my answer is 5.61 इंटू 10⁻11। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है, ये मैं मिटा रहा हूँ, देखिए जानते हैं फ्लक्स इज ई इंटू ए। ई क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये भी हमें पता है। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द फ्लक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सब को मैं मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो अपने यहाँ पे नोट करके रख लीजिए। अब आगे क्या बोला है, आगे हमें पूछा है हाउ विल दिस वैल्यू चेंज इफ द रेडियस ऑफ स्पीयर इज डबल। अगर इस स्पीयर की रेडियस डबल कर दी जाए तो इसके वैल्यू में क्या चेंज आएगा। देखिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी, इसका रेडियस से कोई संबंध नहीं है ना। सो रेडियस बढ़ी भी जाए या फिर कम भी हो जाए, फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो पहले जितनी निकलती थी उतनी ही निकलेगी। यहाँ से जितनी, अगर मान लीजिए 5 6 फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो आउटर सर्कल से भी 6 ही फील्ड लाइंस पास होगी। तो इसका मतलब है कि भैया फ्लक्स का कोई रिलेशन नहीं है रेडियस के साथ, तो हम कहेंगे कि द सेम फ्लक्स वुड बी पासिंग थ्रू द स्फीयर इवन इफ द रेडियस इज डबल। ठीक है, तो इतना याद रखिए। नाउ हम कुछ सीईटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, अब हमें एक पहला क्वेश्चन दिया है सीईटी का, क्या पूछा है वहाँ पे, कंसिडर अ चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब, व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस। तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं, एक इस तरीके से एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यूब के सेंटर में हमने एक चार्ज रखा है, मान लीजिए ये क्यू चार्ज है विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर। अब देखिए टोटल जो सरफेस है, क्यूब को कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो ये जो फाई होगा जो 6 सरफेस से पास होगा, इट विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें बोला है कहाँ से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए, व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू ओनली वन सरफेस। तो यहाँ पर एक सरफेस को ना मैं इस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरा एक सरफेस है। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप कह सकते हो टोटल 6 फ्लक्स से 6 सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स अगर फाई है, तो एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स होगा फाई 1 इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आउट ऑफ 6 ओनली वन सरफेस, दिस वुड बी योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला है,
अ चार्ज Q is placed at the corner of a cube of side A, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज। इसको ना बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा ऐसा क्यूब है, इस तरीके से मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इस क्यूब के एक कॉर्नर पे मैंने इस तरीके से चार्ज रखा है और आपको पूछा है कि इस पर्टिकुलर क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर चार्ज टोटल फ्लक्स फाई जनरेट कर रहा है, तो क्यूब से कितना पास होगा, इसे समझने के लिए ना ये टिपिकल प्रॉब्लम होता है, जिसे समझने के लिए एक लॉजिक का यूज़ करेंगे हम। कैसा लॉजिक? अगर यहाँ पर इस चार्ज को देखा जाए तो ये पर्टिकुलर चार्ज का छोटा सा जो पार्ट है वो इस क्यूब के अंदर है। ये जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से अभी क्यूब को हाईलाइट कर रहा हूँ, इस क्यूब के अंदर है, बाकी पूरा का पूरा चार्ज बाहर है। तो हम क्या करते हैं, ये जो चार्ज बाहर है ना, इसके अलोंग या फिर इसके अराउंड भी कुछ क्यूब्स ड्रॉ कर लेते हैं सेम डायमेंशन के एज दैट ऑफ दिस फर्स्ट क्यूब। तो अगर मैं उन्हें ड्रॉ करूँ तो वो कैसे दिखेंगे, वो कुछ ऐसे दिखेंगे। ये हो गया एक क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब ने क्या कर लिया, थोड़ा सा पार्ट जो है वो कवर कर लिया। फिर हम इसके बाजू में और एक क्यूब ड्रॉ करेंगे, इसके नीचे और एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से इस फिगर को इमेजिन कर पा रहे होंगे और यहाँ से मैं देखूँ, ये मेरा व्यू पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कैसे दिखेगा, मुझे दिखेगा दो क्यूब की ऐसी एक लाइन, और आधा जो चार्ज है मेरा, आधा चार्ज, वो आधा चार्ज जो है, आधा चार्ज उन क्यूब्स के अंदर चला गया है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पर ऐसे क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ और इस तरीके से क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ कि टोटल 8 क्यूब ऐसे हो जाएंगे। टोटल 8 क्यूब मतलब यहाँ से 2 क्यूब, यहाँ से 2 क्यूब, ठीक है, उसके पीछे और 2 क्यूब। तो ऐसे 8 क्यूब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, जो मुझे बताते हैं कि अब क्या हो गया, ये जो टोटल चार्ज है, ये चार्ज पूरी तरीके से एनक्लोज्ड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो चार्ज है उसका जो टोटल फ्लक्स है वो इक्वली डिवाइडेड है इन बिटवीन 8 क्यूब्स, एंड आउट ऑफ दोज 8 क्यूब्स हमें जो दिया है वो बस एक ही क्यूब दिया है। समझ में आ रही है बात? तो 8 क्यूब में से सिर्फ एक ही क्यूब हमें दिया होगा, तो हम क्या कहेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू ओनली वन क्यूब विल बी इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स गॉस लॉ कहता है चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। कौन सा मैच हो रहा है, ये ऑप्शन डी मैच हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल चार्जेस शोन इन द फिगर इज। अब यहाँ पर ना ये एक देखिए क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर 3 चार्ज बताया है, पॉजिटिव क्यू चार्ज और निगेटिव क्यू चार्ज। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज और निगेटिव क्यू चार्ज है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बस पहले 2 चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज निगेटिव है। तो हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस क्या होगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर हमने ये जो आउटसाइड वाला चार्ज है उसको कंसिडर किया है क्या, नहीं, क्योंकि गॉस के हिसाब से क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है इट इज ड्यू टू द एनक्लोज चार्ज ओनली, एंड दस द होल आंसर विल बी फाई इज इक्वल टू, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग द एनक्लोज सरफेस आर phi1 एंड phi2 रिस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। अब मान के चलिए ये एक क्लोज सरफेस है, जिसके अंदर आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसके कारण जो बना है फ्लक्स वो है phi1, और यहाँ से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है उसके कारण जो मैं फ्लक्स उसे कह सकता हूँ वो है phi2। अंदर मान के चलते हैं कि Q कोई एक चार्ज है Q, और आपको पूछा है कि भैया अगर ऐसी स्थिति है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग द एनक्लोज सरफेस आर phi1 एंड phi2 द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड, तो हम जानते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू
टोटल फ्लक्स या कह लीजिए नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो नेट फ्लक्स है यहाँ पर जो मैं फाई से बता रहा हूँ वो क्या होगा, फाई टू माइनस फाई वन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इनकमिंग फ्लक्स है 5 यूनिट और आउटगोइंग फ्लक्स है 10 यूनिट, तो नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है, 10 माइनस 5 दैट इज 5 यूनिट। तो इसी तरीके से हम कहेंगे कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया इज 5 माइनस 5 it is equal to q upon epsilon naught. Therefore q, that is total charge inside the closed surface, can also be written as epsilon naught into phi 2 minus phi 1 and this is your final answer। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। सो सी इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वहां पे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इज, यहाँ पर एक क्लोज सरफेस दिख रहा है आपको, दिस इज अ क्लोज सरफेस। और हम जानते हैं कि यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, एज पर गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देख लो कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, जो सरफेस के अंदर है, तो यहाँ पर सरफेस के अंदर वाले चार्ज कौन से है, ये है 2.35 5 कूलम, 2 कूलम, माइनस 0.5 कूलम। तो ये जो 2.35 लिखा है ये कूलम में होगा, तो इस कूलम मार्क कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो कर लेते हैं, आंसर सॉल्व करेंगे। फाई इज इक्वल टू नेट एनक्लोज चार्ज वुड बी 2.35 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 0.5 एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, हमने देखा है अभी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फाई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2.35 प्लस 2 दैट वुड बी 4.35, 4.35 प्लस 5 दैट वुड बी 9.35, 9.35 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो क्या मिलता है, 9.35 माइनस 0.5 यू वुड बी गेटिंग इज 8.85, ठीक है। सो 8.85 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचता है क्या है हमारे पास, 1/10 टू द पावर -12। 10 टू द पावर -12 को ऊपर लेके जाओ, क्या होगा वो 10 टू द पावर +12, तो 10 टू द पावर +12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, दिस वुड बी द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही है, सरफेस एरिया के अंदर के ही चार्ज को हमें कंसिडर करना है। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो ये गॉस लॉ है वो खत्म हो गया है। गॉस लॉ के बाद जो 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर हमें अप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ सीखने होते हैं। अप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ क्या कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ से कुछ डिस्टेंस पर अगर मैं एक पी पॉइंट ले लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये ऐसा क्लोज सरफेस है, ठीक है, उस क्लोज सरफेस पर कुछ अगर ऐसे चार्जेस है, इस तरीके से चार्ज डिपॉजिट है और सर्टेन डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम गॉस का जो लॉ है उसे यूज़ करेंगे। और उसमें बेसिकली याद रखना, गॉस का लॉ यूज़ करने के लिए हमें क्लोज सरफेस चाहिए, और क्लोज सरफेस अगर हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है तो हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। ये जो गॉसियन सरफेस होगा, हो सकता है सिलेंड्रिकल हो या स्पेरिकल हो, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का हमें एप्लीकेशन दिया है, कौन से टाइप की बॉडी दी है। तो टोटल हम 4 एप्लीकेशन देखने वाले हैं एक एक करके, जो जहाँ से हमारा 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 12th के सिलेबस को डायरेक्टली जंप करने से पहले हम थोड़ा एक छोटा सा और टॉपिक बचता है हमारा, विच इज़ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या है उसे समझ लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, और उस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम 12th के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके बुक में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है। सो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, देख लेते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई अगर बॉडी है, मान लीजिए ये मेरे पास एक सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया पर मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ये यूनिफॉर्मली
ऑल ओवर द एरिया क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर मैं कोई एक वायर ले लूँ और वायर पर कहूँ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम मान के चलते हैं कि भैया पूरा का पूरा जो चार्ज है वो वायर पर कैसे हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलॉन्ग इट्स लेंथ। पहले केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो अलॉन्ग द सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यहाँ पर लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर मान लीजिए कोई एक हॉलो स्फीयर है या मेटल का स्फीयर है और उसे मैं चार्ज देता हूँ, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलॉन्ग द होल सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इंसुलेटिंग मटेरियल से बना सरफेस हो, इंसुलेटिंग मटेरियल, तो इंसुलेटिंग मटेरियल का मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है मेरे पास, कैसा है, सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज नॉट ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर बट ऑल्सो इनसाइड ऑफ द स्फीयर। याद रखना, ये पूरे के पूरे वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर हॉलो स्फीयर है, मेटल का हुआ तो फिर सिर्फ सरफेस पे, अगर वो हॉलो स्फीयर नॉन मेटल मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल का भी है, लेकिन अगर वो हॉलो है तो भी क्या होगा, सिर्फ सरफेस पर। लेकिन अगर कोई स्फीयर मेटल से बना है लेकिन सॉलिड है तो भी सरफेस पर। और एक ही केस होगी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल, या इसको कहेंगे हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पूरी तरीके से सॉलिड है, तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऑल ओवर द एंटायर वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यही होता है आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको 3 कैटेगरी में हम देखते हैं। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकल कर आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए मेरे पास एल लेंथ का कोई एक एलिमेंट है, वायर है, और उस पर मैं क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ यूनिफॉर्मली। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्यू चार्ज। तो हम यहाँ इस केस में कहेंगे कि लैम्बडा इज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, क्यू बाय एल। इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट लैम्बडा का, ऐसा यूनिट विल बी, यहीं से पता चलता है, कूलम पर मीटर। फिर सेकंड आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान के चलिए मेरे पास कोई एक इस तरीके से शीट है, या कोई एक हॉलो मेटल का या नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल का स्फीयर है, या कोई भी ऐसी हॉलो बॉडी है जिस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो चार्ज क्या होता है, सरफेस पर कंटिन्यूसली या फिर यूनिफॉर्मली कह सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर भी क्या होगा, सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सो इस तरीके से सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इस केस में हम निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, एंड इट इज गिवन एज टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन सरफेस एरिया। तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और थर्ड कैटेगरी होती है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रो हो जाता है टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन वॉल्यूम। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से वो पेज डिलीट हो गया है। तो हम थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम किसे पता करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को पता करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ स्फीयर या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ स्फीयर। अगर मैं इसे चार्ज दूंगा तो चार्ज क्या होता है, सरफेस पर तो डिपॉजिट होगा ही होगा, लेकिन सरफेस के साथ साथ वो पूरे वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इनसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर वहाँ पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो किया है वो क्यू है, ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से कैलकुलेट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम अपॉन मीटर क्यूब। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर से एक बात याद रखिए, अगर हॉलो स्फीयर है, हॉलो, ठीक है, चाहे वो कंडक्टिंग मेटल का हो या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हो, अगर वो हॉलो है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हो,
अगर वो हॉलो है तो चार्ज हमेशा कहाँ डिपॉजिट होगा? सरफेस पे। कहाँ डिपॉजिट होगा? सरफेस पे। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड सरफेस है, अब सॉलिड सरफेस में दो कैटेगरी होगी सॉलिड में। वन इज कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल मतलब जैसा मेटल होता है, ठीक है। और एक होगा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक का ही मतलब होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। सो अगर मेरे पास इंसुलेटर है, तो अगर कंडक्टिंग मेटल है तो चार्ज हमेशा सरफेस पर होगा, याद रखना, ठीक है। सो ये हो गया कंडक्टिंग मेटल, इसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज माय कंडक्टिंग मेटल, ठीक है। और अगर सॉलिड ही सरफेस है लेकिन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटर से बना है, देन चार्ज विल बी थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, याद रखना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और गॉस के एप्लीकेशन को समझते हैं।